हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपका जो वन वीडियो वन टॉपिक की सीरीज़ स्टार्ट की है, उसमें आज का टॉपिक है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और इसी में कुछ क्वेश्चंस आपके दंड विधि जो संशोधन अधिनियम 2013 है उसके भी हैं। ओके, ये घटना चक्र की बुक है, इसके ही आपको क्वेश्चन सब कराए जा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल हैं। ठीक है, तो इसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनको भी पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे सभी को बेनिफिट हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय गणराज्य में कौन से वर्ष अधिनियमित किया गया? ठीक है, तो ईयर तो आपको पता ही है कि 2009 में हुआ है, तो भारतीय गणराज्य के 60वें वर्ष में। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है भारतीय गणराज्य के 60वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, जिसकी अधिनियम संख्या कितनी है? 35 है। और राष्ट्रपति ने 26 अगस्त 2009 को इसकी स्वीकृति दी। ठीक है, ये तीनों ही पॉइंट लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखे हैं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब प्रवर्तन में आया? तो अभी आपने देखा कि स्वीकृति कब मिली थी? 26 अगस्त 2009 को मिली थी, और ये प्रवर्तन में आया है 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत बालक शब्द को परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2C में बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। कुछ परिभाषाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन 4 है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस धारा के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा शब्द को परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है सेक्शन 2F में। प्रारंभिक शिक्षा का आशय है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। तो ये लाइन भी लिख लीजिए। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 1 से 6 तक, यहाँ है 1 से 8 तक। ओके, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत दुर्बल वर्ग का बालक को परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है 2E तक। ओके, 2E में दुर्बल वर्ग का बालक परिभाषित किया गया। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे माता पिता या संरक्षक का बालक अभिप्रेरित है जिसकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम हो। ठीक है, ऐसे माता पिता या संरक्षक का बालक अभिप्रेरित है जिसकी वार्षिक आय जो है, जो समुचित सरकार ने निश्चित की है, उससे कम हो। क्वेश्चन 6 है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? देखिए, इसमें लिखा है 7 अध्याय और 38 धाराएं। ओके, और यहाँ पर एक अनुसूची। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा वर्ग है, कौन से आयु वर्ग? 6 से 14 वर्ष की। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, क्वेश्चन 8 देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है, तो अभी हम बात कर चुके हैं प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा। ओके, और इसको कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो 2F में। क्वेश्चन 9 है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस धारा में बालक को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध है? मतलब शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न नहीं देना है, तो ये है धारा 17। ओके, इसका उल्लंघन करने पर सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्य बालक के माता पिता या संरक्षक होंगे? तो ये होंगे 75%। देखिए, 3/4 है, तो 3/4 का अगर हम निकालेंगे तो 75% आएगा। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है 3/4 ऑप्शन दे दें। और ये धारा कौन सी है? धारा 21 है। और यहाँ पर देखिए, समिति में 1/2 भाग अर्थात 50% सदस्य महिलाएं होंगी। ओके, नेक्स्ट है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में शिक्षकों के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है धारा 24 में। ठीक है, तो इनके क्या क्या कर्तव्य होते हैं? नियमित उपस्थिति एवं समय पालन, पाठ्यक्रम पूरा करवाना, माता पिता एवं संरक्षक के साथ नियमित बैठकें करना और
उन्हें बालक की संपूर्ण जानकारी से अवगत कराना कि उनके बच्चे का जो पढ़ाई में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या प्रदर्शन रह रहा है, क्या अच्छी बातें हैं बच्चे की, क्या बुरी बातें हैं, वो सारी चीज़ें माता पिता से डिस्कस करना। ओके। 24 याद रखिएगा शिक्षकों के कर्तव्य। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में राज्य सलाहकार परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है धारा 34 में। ओके। राज्य सलाहकार परिषद धारा 34 में। इसका मतलब क्या होगा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी जिसमें 15 से अनधिक सदस्य होंगे, जिसकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से की जाएगी। ओके। नेक्स्ट है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन को निषेध किया गया है? मतलब प्राइवेट ट्यूशन शिक्षक नहीं पढ़ा सकता, तो ये धारा 28। ठीक है, कोई भी शिक्षक या शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्यापकों में कौन कौन गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जाते हैं? तो आपको पता होगा कि टीचर की ड्यूटी सिर्फ टीचिंग करना ही नहीं है, उसके अलावा भी उनसे कुछ कार्य कराए जाते हैं। वो कौन से हैं? तो जनगणना का कार्य, आपदा राहत कार्य, चुनाव संबंधी कार्य, उपर्युक्त सभी, ये तीनों ही कार्य कराए जाते हैं और इसके अतिरिक्त उनसे कोई कार्य नहीं कराया जाएगा। ठीक है, निर्वाचन से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को नियोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये 3 ही याद रखिएगा। नेक्स्ट है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश किए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होगा? 200 से अधिक होने पर 40 और 1 रहता है। ओके, ये कौन सी धारा है? धारा 19 में अनुसूची 1 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक की यदि प्रवेश में किए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात 40:1 होगा। ओके। 16 देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कक्षा 1 के बारे में सही है। कक्षा 1 से 5 तक के बारे में क्या सही है वो बताना है। तो शिक्षक और छात्र अनुपात जो है वो 1:40 होगा, ये सही है। प्रतिवर्ष कार्य दिवस न्यूनतम 200 दिन, ये भी सही है। प्रतिवर्ष शिक्षण घंटे न्यूनतम 800 घंटे, ये भी सही है। यानी कि ऑल ऑफ दीज उपर्युक्त सभी सही हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धारा 19 की अनुसूची 1 के अनुसार शिक्षक व छात्र का अनुपात 1:30 है। ठीक है, नॉर्मल 1:30 है, लेकिन अगर बच्चे 200 से अधिक हैं तो अनुपात कितना होगा? 1:40 हो जाता है। प्रतिवर्ष कार्य दिवस 200 दिन है और प्रतिवर्ष शिक्षण घंटे न्यूनतम 800 घंटे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, नहीं तो PDF आपको दे दी जाएगी। 17 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है? तो ये है धारा 38। ओके, धारा 38 क्या है? राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन के बारे में प्रावधान है? तो गठन कब होगा बताइए? ऑप्शन नंबर 33। ठीक है, और 34 में क्या है? राज्य सरकार के गठन के बारे में। ओके, अब यहाँ आपके क्वेश्चन दंड विधि संशोधन अधिनियम से स्टार्ट हो गए हैं। दंड विधि एक सेकेंड, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 कब प्रवर्तन में आया है? तो ये आया है 3 फरवरी 2013 को। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर देख लीजिए, 3 फरवरी 2013 को प्रवर्तन में आया है और राष्ट्रपति की जो मंजूरी है वो 2 अप्रैल 2013 को प्राप्त हुई थी। ठीक है, मंजूरी कब हुई? 2 अप्रैल 2013 को, और प्रवर्तन में आया है 3 फरवरी 2013 को। कुछ एक्ट ऐसे होते हैं कि जो लागू पहले हो जाते हैं इमरजेंसी में, बट उनकी जो मंजूरी है वो बाद में ली जाती है। अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो उनको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती रहती है। ऐसा नहीं होगा कि पहले मंजूरी मिले उसके बाद ही एक्ट लागू किया जा सकता है। कभी कभी एक्ट पहले लागू हो जाते हैं और मंजूरी बाद में मिलती है। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित किन धाराओं में संशोधन नहीं किया गया है? तो धारा 377 जो है 377, इसमें संशोधन नहीं किया गया है।
धारा 100, धारा 166A, धारा 166B, 166B, धारा 288A, धारा 226A, धारा 226B, धारा 354, 509 आदि, किंतु धारा 377 में संशोधन नहीं किया गया है। ओके। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा यह उपबंध किया गया है कि तेजाब इत्यादि के प्रयोग से स्वेच्छा घोर उपहित कारित करना भारतीय दंड संहिता के अधीन एक दंडनीय अपराध है। ये कौन सी सेक्शन में है? 326A। देखिए, पहले जो एसिड अटैक थे उनको शामिल नहीं किया गया था उन अपराध को, तो उन अपराधों को शामिल करने के लिए, एसिड अटैक को शामिल करने के लिए दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 आया। ओके। और ये कौन सी धारा में है? 326A में। कोई पुरुष जो स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक सूचना का प्रयोग किए जाने पर निगरानी रखता है, किस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा? तो ये पीछा करने का। ओके। धारा कौन सी है? 354D। 23, जहां एक पुरुष किसी महिला का जो बाथरूम में अपने कपड़े बदल रही थी चित्रगुप्त रूप से खींच लेता है, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के अपराध के लिए उत्तरदायी है? तो 354C के। ठीक है। इसके अंतर्गत दृश्य रतिका का अपराधी होगा। (24) है, निम्नलिखित में से किसी भारतीय दंड संहिता में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया है? तो प्रच्छन्न गृह अतिचार को नहीं किया गया है। इसके द्वारा लैंगिक उत्पीड़न धारा 354A, पीछा करने का धारा 354D, दृश्य रतिकता धारा 354C को अंतः स्थापित किया गया है, परंतु प्रच्छन्न गृह अतिचार को आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 25, भारतीय दंड संहिता की में से किस धारा में पीछा करने का को परिभाषित किया गया है? तो ये धारा 354D में। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस थे। इनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।